प्रोविजंस को ये बैन करता है, ठीक है। यूसीसी में इतना ही आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा यूसीसी में आपका नहीं क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक बार सवाल आ गया था आपका टीचर वाले में शाह बन्नो केस के ऊपर। शाह बन्नो केस का जो जजमेंट आया था ना, तो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस केस को लेकर 4 स्टेटमेंट था कि शाह बन्नो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, ठीक है। तो जजमेंट में उसने बताया कि कितना उसको पेमेंट मिलेगा, उसके जो दोषी है उसको जेल होगी या नहीं, क्योंकि ये जो पेपर पढ़ा होगा वही कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही उत्तराखंड को लेकर ये न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दूसरा, ये सवाल आपको आएगा, ये भी आएगा। जो जो अभी हम लोग बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं ये सबसे सवाल आएगा, पॉलिटी में आए, करंट में आए, जहां आना है आए, ठीक है। 100% आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं, ठीक है। किस आर्टिकल में है ये सब चर्चा? 5 से 11, ठीक है। 11 में बोला गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। पार्लियामेंट को पावर दिया गया है इसमें। इसी पावर का यूज करते हुए सिटीजनशिप एक्ट लाया भी गया था, कब? 55-56, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट आया, उसमें आपको अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। किस चीज को लेकर प्रावधान होगा उसमें? किस किस, हाँ, छोड़ने का, कैसे ग्रहण करना है, ये सब उसमें चर्चा था, ठीक है। अब चूंकि कानून है तो उसमें संशोधन भी करेंगे, संशोधन बहुत बार किए हैं, 2019 में भी संशोधन किए, तो 2019 का ये संशोधन है, ठीक है। हम लोग पढ़ कब रहे हैं? 24 में। 19 में जब संशोधन विधेयक आया था तब ये सवाल भी आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। 66 बीपीएससी इधर भी आया था, किस एग्जाम में? 66 बीपीएससी में भी आपका सवाल आया था। क्या सवाल था? सवाल था कि सिटीजनशिप विधेयक बिल जो आया है किस तारीख को पूछ लिया था, कि किस तारीख को उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला है। तुम आपको पढ़ा रहे हैं उस दिन से भी, जो हम आपको एक पढ़ाए थे भारतीय न्याय संहिता, वो सब में हम आपको सारा तारीख वगैरह लिखा दिए, क्योंकि उसमें भी तारीख पूछने की पूरी संभावना है। तो इसका बेसिकली अगर पेपर पढ़ते या फिर थोड़ा भी मंथ वाइज ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ते तो ध्यान में आता उस समय कि दिसंबर में ये एसेंट मिला था इसको, ठीक है। हाँ, तो उसमें आपको डेट नहीं पूछा, आपको पूछा था दिसंबर, जनवरी, ये इस तरह करके ओवरव्यू आपसे पूछा था। तो दिसंबर 2019 का है, ठीक है। दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था, मिल गया था, कानून बन गया था दिसंबर 2019 में। लेकिन इसको लेकर जो लॉज है, इसके अंदर जो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फ्रेम नहीं किया गया था। उसको अभी रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है कि इसके अंदर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, और कब से ये इंप्लीमेंट होगा, तो ये सारा चीज अभी रिसेंट में ये किया गया है, ठीक है। तो इतना बेसिकली बात। अब इसके आगे की बात आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या इसके प्रोविजंस है, ठीक है। ठीक है, इसके प्रोविजंस में लिखते जाएंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या इस सिटीजनशिप में संशोधन करने के पीछे का पर्पस क्या था? पर्पस था, मोदी जी चुनाव जीत के आए थे, नागरिकता देने का प्रावधान था। जो माइनॉरिटीज, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस जगह पे जो माइनॉरिटीज रह रहे थे, कौन कौन से माइनॉरिटीज? हाँ, मुस्लिम को छोड़ के जितने भी माइनॉरिटीज रह रहे थे उनको नागरिकता देने की बात थी। नागरिकता देने का प्रावधान हमारे यहाँ एक नेचुरलाइजेशन का तरीका है कि अगर भारत में आप 12 साल रह लेंगे नेचुरलाइज्ड होके, 12 साल आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की सभा को जान रहे हैं, यहाँ की कल्चर को जान रहे हैं, सब कुछ अगर समझ जा रहा है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? नागरिकता के लिए। उसमें था 12 साल, ठीक है। उसको कम करने की बात हुई, ठीक है, कि हम लोग इसमें कम कर देते हैं
और फिर आपको हम लोग देना चाहते हैं। इसमें पॉलिटिकल मोटिव भी होता है कि आपका एक वोट बैंक भी तैयार हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं जाना है। इसका फर्स्ट प्रोविजंस के बारे में लिख लेंगे। जो इलीगल माइग्रेंट्स है, ठीक है, उनको ये नागरिकता देने की बात है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और कौन है चौथा? क्रिश्चियन, पारसी नहीं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट ठीक है। एक और छूट गया इसमें, जैन। पारसी लिख दिया ना, तो वही जैन उसी में आ गया ना? नहीं, अलग अलग है। क्रिश्चियन, ऐसे ही याद रखेंगे, मुस्लिम नहीं है बस, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद बाकी सारा है, ठीक है। अब 3 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश। और ये जो मेन 2 प्रोविजंस है ना, हाँ, और एक इसमें तीसरा कि 31 दिसंबर 2014, ठीक, यही डेट को लेकर 21 दिसंबर 2014, इससे पहले जो एंट्री लिए हैं इलीगल माइग्रेंट इंडिया में, इस कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, इस डेट से पहले आए हैं, ठीक है, और इस 3 देशों से आए हैं, तो उनको नागरिकता देने की बात थी इस कानून के अंदर, ठीक है। इसी को लेकर जो ये कानून था, इसी तीनों पे विवाद भी था कि इसमें अब मुस्लिम को क्यों छोड़ दिए, इसमें श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, इन सब को क्यों छोड़ दिए, ठीक है, यही सब विवाद भी है। मेंस में आपको यही सब लिख के आना होगा। मेंस में जो आपको सवाल आएगा इसमें यही सब आप लिखेंगे। पहले ये बात लिखेंगे, दूसरा में ये बात लिखेंगे, और तीसरा में आप बोलेंगे कि ये डेट आप किस बेसिस पे जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 के बाद मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स आपके यहाँ आए हैं, ठीक है, उस बात को भी बताना पड़ेगा। तो जो आपका तथ्य रहता है ना, वही आपका अगेंस्ट में भी उसके हम लोग लिखते हैं मेंस में, ठीक है। मेंस में पहले ये बात लिखेंगे, उसके ठीक आगे दूसरी बात लिखेंगे। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये हम आपको बताएं, वो भी हम धीरे से बताएं, उतना हम जोर देकर नहीं बताए हैं, हम पॉलिटिकल बातें किए हैं। तो क्या? हाँ, कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आता है, लिख लेंगे। हाँ, ये नाम बस लिख लेंगे। इसमें जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पे है? एम्पावर्ड कमिटी, ठीक है, एम्पावर्ड कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होता है। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, कि जो नागरिकता कानून जो अभी बना है उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, उसमें एप्लीकेशंस हम लोग किस अधिकारी के पास फाइल करते हैं, ठीक है, तो एम्पावर्ड कमिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके पास ये एप्लीकेशन जाता है, ठीक है। ठीक है, ये एम्पावर्ड कमिटी, ये सवाल आपका पूछेगा। और दूसरा, इस नियम में आपको ये सब लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया का नेचुरलाइजेशन से, एक बात तो ये लिख भी लेंगे कि नेचुरलाइजेशन से आपका जो 11 साल जो पहले था उसको अब कितना कर दिया है? 5 साल कर दिया, ठीक है, 11 साल से रिड्यूस करके आपका 5 साल कर दिया है, ठीक है। तो ये है कि नेचुरलाइजेशन से अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरे देश का सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें रूल्स में लिखी हुई है, रूल्स में बहुत सारा बात लिखा हुआ है,
वो सब लिखाएंगे नहीं क्योंकि वो सब प्रश्न नहीं आएगा। रूल्स में बस दो बात आपको याद रखना है, एक तो इम्पावर्ड कमिटी की चर्चा है उस रूल्स में, वहीं पे एप्लीकेशन डिजिटल फॉर्म में फाइल होगा, और दूसरा कि अगर इंडिया का सिटीजनशिप आप ले रहे हैं 5 ईयर नेचुरलाइजेशन के बाद, तो आपका दूसरे देश का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सिटीजनशिप में यही सब सवाल आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तीसरा न्यूज जो इस मंथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च मंथ में आपका 2-3 करंट अफेयर आएगा आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मार्च मंथ में बहुत अच्छा मंथ रहा है, यूसीसी लागू हुआ है आपका, दूसरा भी हम क्या चर्चा किए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर कानून बना है, तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो कमेटी गठन हुआ था सितंबर 2023 में, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। तो ये तीनों न्यूज़, जो फर्स्ट 3 न्यूज़ की जो चर्चा कर रहे हैं, 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। वन नेशन, ठीक है, ये तीनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कमेटी आपका सितंबर 2023 में ही बना था, नहीं? चेयरमैन भी आपको पता है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उनके प्रेसिडेंट से, उनके चेयरमैनशिप में कमेटी ये बना था। क्या हो गया? 2 सितंबर, अच्छा डेट याद किए हैं। हाँ, सितंबर 2023 में ये बना था, ठीक है। उनको ये काम दिया गया था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कैसे क्या किया जाए उसके ऊपर अपने विचार रखिए। सिंक्रोनस इलेक्शन यानी कि लोकसभा और विधानसभा और साथ ही साथ पंचायती राज को भी इंक्लूड करने की बात थी कि इन तीनों का चुनाव एक साथ कराए। एक साथ कहने का मतलब नहीं कि एक दिन एक समय पे हो, ये मतलब नहीं है, अलग अलग दिन भी करा सकते हैं, बट एक बार अगर कोई वोट करने जाए तो वो विधानसभा के लिए भी चुन ले, लोकसभा के लिए भी चुन ले और अपने पंचायत एरिया वाले के लिए भी चुन ले, ठीक है, ये इसका मतलब था बेसिकली। तो इसको लेकर उन्होंने रिकमेंड किया था कि कैसे इसको कराएंगे। और एक बार आपका सवाल आया था 67th कैंसिल पेपर में कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो संविधान के किस किस अनुच्छेद में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस कमेटी ने उस आर्टिकल्स के बारे में भी चर्चा किया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स में हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे कमेटी का प्रोविजंस, लिखेंगे कमेटी का कुछ प्रोविजंस लिख लेंगे कि किस किस इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग इलेक्शंस रिकमेंड किया है कि सबसे पहले हम लोग लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन कराएंगे पहले, ठीक है, एंड विद इन 100 डेज हम लोग किसका कराएंगे, पंचायत का चुनाव कराएंगे। ये पहला इनका रिकमेंडेशन था, ठीक है, फर्स्ट रिकमेंडेशन ये था, ठीक है। दूसरा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए, चूंकि एक साथ चुनाव कराना है, तो 83, क्योंकि ड्यूरेशन की बात 83 में है और 172 में, ठीक है, 83 में लोकसभा के ड्यूरेशन की चर्चा है और 172 में विधानसभा के ड्यूरेशन की चर्चा है। तो इस दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करके इस कमेटी ने बोला कि यहाँ पे 83A या फिर 82A हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक नया प्रोविजंस ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ये लिखेंगे कि अगर एक साथ चुनाव कराते हैं तो क्योंकि बहुत सारे विधानसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा एक साथ कराने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका रिकमेंडेशन है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 325 में भी अमेंड करेंगे और वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोल रोल की बात हुई है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोल रोल क्या मतलब हो गया इसका, जो अभी आपका रोल बुक आता है ना, लोकसभा का अलग आता है कि आपका नाम पर्चा में है कि नहीं है, आप वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वोटर लिस्ट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोल रोल।
तो अभी विधानसभा का अलग बनता है, लोकसभा का अलग बनता है और पंचायत का अलग बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम लोकसभा वाला चुनाव दिए थे लेकिन पंचायत वाला में मेरा नाम ही नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बनता है। लेकिन यहाँ पे 325 में अमेंडमेंट करने की बात है कि हम लोग एक साथ सिंगल इलेक्टोरल रोल की ये डेफिनेशन लेकर आएंगे, ठीक है। इसके लिए 324A इंसर्ट करने की बात कहा गया है, क्योंकि 325 में हम लोग अमेंड करेंगे तो नया उसकी जगह पे क्या लेकर आएंगे, 324A। ये मतलब रिकमेंडेशंस है ऐसा, ठीक है। अब इसको चूंकि कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है इसको, रिसेंट में मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपने तरफ से हरी झंडी दिखा दिया है। आने वाले टाइम में ये चीज इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। किसका नहीं, ये तो मेंस में आपको क्वेश्चन आया भी हुआ है, 68 में यही क्वेश्चन था। 68 के मेंस पेपर में GS 1 के सेक्शन 2 में ये क्वेश्चन था कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और अपने विचार रखिए, बताइए फायदे को क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या होंगे। फायदा होगा कि पैसा बचेगा, समय बचेगा, मशीनरी बचेगा, और क्या फायदा हो सकता है, टाइम बचेगा, हाँ, और क्या बचेगा, हाँ, वोट पॉलिटिक्स जो है अभी जो हम लोग एक करते हैं उसका क्या हम बोलते हैं, रेवरी कल्चर कम होगा कि चुनाव के समय बांटते रहना, ये बांट दिए वो बांट दिए, रेवरी में हम जॉब देंगे। तो ये सब चीज़ फायदा है, 4 फायदा तो आपको गिना दिए, नुकसान बताइए। रीजनल पार्टी का इफेक्ट करेगा। दूसरा, कुछ हाउस को डिसॉल्व करना पड़ेगा, कुछ हाउस तो जरूर डिसॉल्व होगा। तीसरा, और क्या 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 सेंटर का डोमिनेंस स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि रीजनल इश्यूज अलग होते हैं और नेशनल इश्यूज अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज है। दो वी आर फेडरल गवर्नमेंट, हम लोग फेडरलिज्म को मानते हैं, तो उसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट ये एक चैलेंज के तौर पे, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोविंद जी ने अच्छा सजेशन दिया है और कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, तो हम लोग इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए, ठीक है। तो ये समझ गए ना कैसे मेंस का आंसर होता है, दोनों बात लिख दिए। हाँ क्या अच्छा भी है, नहीं तो आप करिए हम रोकेंगे नहीं आपको, आप इंडिपेंडेंट है पूरा, आपने हम हमेशा रोकते हैं कि नहीं करना है, तो आप क्यों करने जाना है। एक तो पहले ही मेंस पे नंबर कम मिल रहा है, उसमें भी आप चाह रहे हैं कि जो आंसर चेक करता है वो कौन होता है, हम लोग जैसा यंग आदमी नहीं होता है, वो 60 साल का प्रोफेसर होता है। हम लोग तो मिले भी हुए हैं उनसे, ठीक है, कि कौन आंसर चेक करता है, तो उनकी मेंटालिटी पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं सोचते कि ये बहुत ज़्यादा ये लिख दिया ये, ठीक है। एक चीज और इसमें रेकमेंड किया गया है कि अगर हाउस डिसॉल्व हो जाता है बीच में ही, ठीक है, बीच में डिसॉल्व हो जाता है, तो नया इलेक्शन जो होगा वो रिमेनिंग समय के लिए ही, जो रिमेनिंग टर्म बचेगा, अगर 3 साल पे डिसॉल्व हो जाता है तो रिमेनिंग समय 2 साल बचा है, तो न्यू गवर्नमेंट 2 साल के लिए ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा कि अगर ये स्टेट असेंबलीज भी अगर डिसॉल्व होता है तो उसका रिमेनिंग टर्म अगर नया चुन के आता है वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा, सेंटर के अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग। अगर किसी विधानसभा डिसॉल्व हो गया है किसी के पास, या फिर डिसॉल्व हो सकता है एक कारण तो सरकार गिर जाए, दूसरा हंग असेंबली भी हो सकता है, हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, उस केस में इलेक्शन अगर कराए जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो 5 साल के लिए सर्व करेगा, अगर केंद्र सरकार का 1 साल ही बचा है तो वो 1 साल के लिए ही आगे क्या करेगा, कैरी करेगा। ये कुछ रिकमेंडेशंस थे, और आपको पूछेगा कि किस किस अनुच्छेद में चेंज करना पड़ेगा, 83, 172, 325, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी तो बताएंगे ना कि आपके यहाँ ये चीज़ करना है कि नहीं करना है, तो ये सारे चीज़, ये सब चीज़ में प्रोविजंस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये न्यूज़ में है, ठीक है। हाँ 67 तक ये हुआ था, फिर बाद में बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ का ये शुरुआत हुआ, फिर बहुत जगह ये क्या बोलते हैं पार्लियामेंट भंग हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भंग होने लगा, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आने लगा, इम्बैलेंस बन गया, ठीक है। क्या हो गया 6th शेड्यूल, ये भी आपका चर्चा में है क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल में ऐड करने का। 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल सवाल आता है। 6th शेड्यूल क्या है,
क्या है 6 शेड्यूल, पहले तो ये बताइए। हाँ, यानी 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट किस में होता है? 4 स्टेट, ATM स्क्वायर, ठीक है, यानी रेगुलेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन 4 में ही रेगुलेट होता है। तो 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल में क्या होता है? उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों की बात है, ठीक है, वहाँ पे बात है। और 6 शेड्यूल में इन लोग चाह रहे हैं, तो फायदा क्या है कि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस काउंसिल बनाए जाते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास भी लद्दाख में बने, तो उसको बेसिकली अलग से फंड एलोकेट होता है। इस वजह से लद्दाख आपका डिमांड कर रहा है कि हमको भी 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये बेसिकली डिमांड है किसका? लद्दाख का। प्रोटेक्टेड एरिया की तरह ही हो गया। दूसरा न्यूज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने क्वाड एक्ट को इंप्लीमेंट किया है। क्या किया है? क्वाड एक्ट। पूछेगा आपसे कि क्वाड एक्ट इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा देश है, ठीक है। बेसिकली अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को इंक्लूड कर दिए कि क्वाड क्या है। क्वाड हम लोग जानते हैं कि क्वाड एक रीजनल ब्लॉक है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, 4 देशों का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें 4 देशों में अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक ही है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हिंद महासागर है उसमें सबका पूरा फ्री मूवमेंट हो, वही एक ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। उसी बात को, इन सारे बातों को यूएसए ने अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। तो क्वाड के कंट्रीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, क्वाड समिट भी होते रहता है, ठीक है। क्वाड की चर्चा होने लगी कि 2007 में आपका क्वाड का मतलब जो आपका साउथ एशिया का समिट होता है, ठीक है, उसके साइडलाइन में क्वाड टर्म का चर्चा हुआ, ठीक है। पहले क्वाड नाम नहीं था, पहले एक ग्रुपिंग का ही नाम था कि इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग हम लोग बनाएंगे, वहाँ चर्चा हुआ। फिर 10 साल तक कोई चर्चा नहीं होती है, फिर 2018 से फिर इसकी शुरुआत होती है। फिर आपको रिसेंट में 2-3 क्वाड के समिट हुए हैं, ठीक है। रिसेंट में यूएसए 2 समिट किया है, ठीक है। लास्ट आपका जापान समिट को होस्ट किया है, और 24 वाला आपका कहाँ होने वाला है? इंडिया में। अमेरिका कर दिया, लेकिन अभी न्यूज़ में आ रहा है कि इंडिया को भी फिर बात चल रही है कि इंडिया में इसका, क्योंकि 25 में प्रस्तावित होगा, कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में कराने की इसको बात चल रही है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम सुना है? क्या है कॉमनवेल्थ कंट्रीज? हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि अभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में केवल और केवल ब्रिटिश के कॉलोनीज है, तो नहीं, बाहर के इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी उसके मेंबर है, इंडिया भी उसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो वो भी उसका मेंबर बना है। नाटो आपको हम पढ़ाए हैं, नाटो भी इस मंथ चर्चा में है। नाटो क्यों चर्चा में है? तो एक तो नाटो का एक वहाँ पे स्वीडन ऐड हुआ है, और दूसरा कि नाटो का 75वां साल मना है, ठीक है, मार्च में ही, ठीक है। तो दोनों, तो नाटो का जो रिसेंट मेंबर कौन सा बना है? स्वीडन, 32nd, और उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। उसका चेयरमैन बताए हैं आपको कि जेंस स्टोलनबर्ग पहले थे, लेकिन अभी ब्रूट, उनका ब्रूट नाम है, कोई ब्रूट नाम है, ठीक है। ये हम आपको लिखाए हुए हैं बोर्ड पे। तो वो अभी नए चेयरमैन बने हैं। और सवाल आपसे पूछा था कि कौन कौन नाटो का मेंबर नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा था, ठीक है। फिनलैंड मेंबर है या नहीं है? है 31st मेंबर ही तो फिनलैंड है, 31st मेंबर फिनलैंड ही है, ठीक है। यूक्रेन नहीं है आपका मेंबर, ठीक है। ऊपर का जो ये वाला कंट्रीज है, यहाँ का जो कंट्रीज है वो नॉर्डिक कंट्रीज और यूरोप का मैक्सिमम कंट्रीज इसका मेंबर है, ठीक है। यूएसए, कनाडा, ये सब मेंबर इसका है, ठीक है। तो उससे आपको एलिमिनेट करना था उसमें, ठीक है, कि अगर इस तरह है तो ध्यान में रखना कि फिनलैंड तो रिसेंट का ही मेंबर है, स्वीडन अभी बना ही है, यूक्रेन वगैरह नहीं है, उसी को लेकर वॉर चल रहा है, और नॉर्डिक कंट्रीज सारा उसका मेंबर है ही। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 32 देश आप याद थोड़े ना करेंगे, वैसे आपको एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है।
और उसका एक आर्टिकल 5 हम आपको पढ़ाए थे, उसका आर्टिकल 5 एक चर्चा में रहता है, वही आपका स्टेटमेंट में रहता है। उसमें किस चीज़ की बात है? उसमें कंबाइंड डिफेंस की बात है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस, वही वाला प्रोविजंस आर्टिकल में कि अगर किसी एक देश पे अटैक होता है तो सभी लोग मिलके हम लोग उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। और यूएन के अधीन है या नहीं है? ये है, यूएन के आर्टिकल 51A के अधीन ये बना है ये जो, और इसी के बाद वार्सो पैक्ट वगैरह रशिया ने अपना सोवियत यूनियन ने किया था, ठीक है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, इस वजह से इसको नहीं रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन में था रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की और लैटविया, और एक ऑप्शन था आपका टर्की है। ये चारों नाम जो हम आपको बोले वो है, टर्की, लैटविया, ये सारा कंट्रीज है, रोमानिया, ये सब है, हाँ ये सारा चीज़ है इसमें। टर्की अभी आपका इससे कहीं और से बाहर हुआ है, किसी और चीज़, कॉपेक्स से। उसमें एक ऑप्शन आपका ये था, फिनलैंड तो है ही, 31st मेंबर है, स्वीडन भी है। एक ऑप्शन जो था उसमें जो नहीं था वो ऑप्शन पूछा है आपसे। तो बेसिकली जो जो कंट्रीज है हम आपको नाम बता दिए कि ये सब कंट्रीज है उसमें। कौन सा? नहीं, जापान नहीं, जापान एशिया का, उधर क्या करेगा जापान, उसमें नहीं। बेसिकली यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्डिक कंट्रीज, और इधर आपका अमेरिका वाला जितना है वो चीज़ है, ठीक है। इधर वाला रसिया की तरफ टिल्ट रहेगा ना, कोल्ड वॉर का फेज है तो। हाँ, ब्राज़ील के साथ हम लोग फर्स्ट 2+2 डायलॉग किए हैं, ठीक है। ब्राज़ील के साथ फर्स्ट हमारा हुआ है। ब्राज़ील आपका साउथ एशियन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है। तो उसके साथ फर्स्ट आपका क्या हुआ है? 2+2 डायलॉग, ये भी ध्यान में रखेंगे। किस किस देश के साथ 2+2 डायलॉग है? अमेरिका के साथ है, रशिया के साथ भी करते हैं, जापान के साथ भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करते हैं, और अभी हम आप किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। 2+2 में कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय, ये दोनों एक साथ अपना बातचीत करते हैं। बातचीत में कुछ खास बातचीत हुआ नहीं है, बस ब्राज़ील के साथ बातचीत हुआ, इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। क्या हो गया? ऑपरेशन इंद्रावती हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, ये भी मार्च का ही ऑपरेशन है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये लिख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये लिख लीजिए, इस मंथ का है। मानव विकास सूचकांक नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी। यूएनडीपी लिखेंगे, इसका लिखते चलेंगे, और इसका लिख लीजिए बस, इंडिया का रैंक लिख लीजिएगा 134, ठीक है। इंडिया का रैंक 134, 135 था पहले, 135 था, इम्प्रूव हुआ है, अभी 134, अभी 134 है। 2021 में आपका 135 था, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ एक रैंक का, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ही हुआ है ना, या खराब हुआ? 135 से 134 पे आया तो इम्प्रूव हुआ है, एक रैंक अच्छा हुआ हमारा, ठीक है। हाँ, एक इम्प्रूव किया है, 1 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। लिख लेंगे HDI वैल्यू, लिख लेंगे 0.644, ये भी स्कोर पूछ लेता है कितना है, ये भी बढ़ा है, 0.6333 था, ऐसे था। HDI स्कोर पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का क्या स्कोर रहा है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही स्कोर होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही स्कोर होता है, ठीक है। 193 टोटल कंट्रीज है इसमें, ठीक है। अब ये बताइए इसका टॉप कंट्रीज कौन है? नॉर्वे, फिनलैंड,
हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड ही है, नहीं फिनलैंड ही है, फिनलैंड ही है। इसके इंडिकेटर्स में बेसिकली इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड है नहीं। जिला, क्या जिला लिख लेंगे। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग, फिर से सोचना, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन, 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 ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। पोलराइज्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, जो पोलर बियर को कैरी करते हैं, नहीं वैसे देश जहां पोलर बियर पाए जाते हैं उनको पोलराइज्ड नहीं वैसे, हाँ मतलब पूरा एक दुनिया है, ग्लोब है, ठीक है। पावर, सेंटर ऑफ पावर बोलते हैं ना, पोलर, अलग अलग सेंटर ऑफ पावर, ठीक। यूनिपोलर, बाईपोलर, पहले दुनिया यूनिपोलर था, अमेरिका का डोमिनेंस था, 1992 के बाद अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हुआ, दुनिया बाईपोलर बीच में बना जब कोल्ड वॉर का फेज चल रहा था। फिर 1992 के बाद दुनिया आपका यूनिपोलर बन गया, लेकिन अभी दुनिया कैसा है? मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर है। और वही सेंटर ऑफ पावर्स की तो हम आपको चर्चा करते हैं, कभी ब्रिक्स, कभी एससीओ, कभी बिम्स्टेक, कभी सार्क, कभी एशियान, कभी यूरोपियन यूनियन। ये सब चर्चा हम लोग बार बार क्यों करते हैं? यही सेंटर ऑफ पावर्स। अब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे चला गया, साउथ एशिया में चला गया, कुछ एशिया में आ गया, कुछ सेंट्रल एशिया में आ गया, कुछ ओपेक के पास चला गया। यही पोलराइज्ड वर्ल्ड की चर्चा करते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। हाँ तो बताया नहीं उसका टॉप परफॉर्मेंस कंट्रीज के बारे में, इस पर अभी तक कंफर्म हुआ नहीं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन ये किए हैं कि अभी हम आपको इंडिया का रैंक बता दिए, इंडिया का स्कोर बता दिए, इसका थीम बता दिए, कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है ये बता दिए, और पांचवा एक चीज जो पूछता है कि इसका टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन है। पक्का कंफर्म? क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज हर रिपोर्ट में वही लोग रहता है, नहीं है ये, ठीक है। स्विट्जरलैंड इसका इस बार का टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है। हमको लगा कोई एक तो बताएंगे अलग का देश है, लेकिन हमको बार बार नॉर्वे स्वीडन ही सुनने को मिला, ठीक है। स्विट्जरलैंड बाद में है, नॉर्वे फिनलैंड बाद में है नीचे है थोड़ा सा। ये ऐसा मार्च का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिर आया, हो सकता है न्यूज़ में रहा होगा, बट ये रिपोर्ट मार्च में आया था, ठीक है, रिपोर्ट आपका मार्च में आया था। अच्छा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये तीनों टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है, ठीक है। एक चीज और कि म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सबसे इंडिया का रैंक क्या है? कम है। ये सबसे, हाँ ये लोग का इंडिया से बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आपका है, एक चीज और लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट में कभी कभी देता है। एक चीज लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चाइना, कुछ कंट्री का नाम लिखेंगे, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश। चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश, इन चार से इंडिया का परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है। इन चार से इंडिया का परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि चाइना का स्कोर हमको जहाँ तक ध्यान में 75 था, ठीक है। चाइना का 75 है और हम लोग का 134 है, ठीक है, तो हम लोग सीधा आधा है। तो चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इन सबसे इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? खराब है। ये सभी नेबरिंग कंट्रीज है। दूसरा लिखेंगे म्यांमार, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इससे बढ़िया है, ठीक है, इससे बढ़िया है। ये दो पॉइंट लिख लेंगे, ये दो चीज कभी कभी फ्रेम करके देता है।
म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनसे स्कोर अच्छा रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या काउंट करते हैं हम लोग? लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्या? हेल्थ, एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बोलते हैं, हाँ, और कुछ? यही 3 होता है, यही 3 के बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। एक बात और लिख लेंगे इसमें, एक चीज़ और, ये हो सकता है पूछे। इस रिपोर्ट को 1990 के बाद से रिलीज किया गया, पहले ध्यान सुनिएगा, 1990 के बाद से यूएनडीपी ने इसको रिलीज करना शुरू किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए बस, मजरूल हक, ठीक है, नाम महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक, ये इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के। उन्होंने ये डिज़ाइन किया था इस रिपोर्ट का कैसे फाइंडिंग्स होगा। तो हम जैसे आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ भी हम एक नाम आपको बताए थे कि उसके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो वैसे ही महबूब उल हक, ठीक है, उन्होंने इस रैंकिंग को डेवलप किया है, मतलब पहली बार उन्होंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, एक उन्नति स्कीम आया है, उन्नति 2024, ठीक है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बेसिकली डेवलपमेंट के लिए उन्नति 2024 स्कीम लाया गया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। उन्नति, UNNATI, उन्नति 2024, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा लिखेंगे पीएम सूरज पोर्टल। पोर्टल की चर्चा तो हालांकि हम लोग कल करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे भी जान लीजिए, पीएम सूरज पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं जन कल्याण, ठीक है। पीएम सूरज क्या है, किस मंत्रालय का है? ये अभी रिसेंट में इसको इनॉग्रेट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक न्याय की ही बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, MOSI, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। प्रधानमंत्री लिख लेंगे, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, प्रधानमंत्री हो गया, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो उसी मंत्रालय के अधीन आएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो काफ़ी रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, क्रेडिट नहीं है अपनी जीवन व्यक्त करने के लिए, उनको ये क्रेडिट फैसिलिटीज देता है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज मार्जिनलाइज सेक्शन को, मार्जिनलाइज सेक्शंस को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मार्जिनलाइज बोलिए, डिसएडवांटेज बोलिए, या फिर डाउन स्टूडेंट्स बोलिए, जिनके पास कुछ भी सुविधा ना हो, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता है, ताकि उस पैसा से आप क्या करेंगे, आप बिजनेस वगैरह करेंगे, रोजगार की बात हो रही है। सामाजिक उत्थान तभी होगा जब आपके पास रोजगार होगा। इस बार के बजट में कुछ लाया गया है ना,
एक चीज़ स्किल के ऊपर कुछ लाया गया है कि इंटर्नशिप आपको कराया जाएगा केंद्र सरकार। ये बेसिकली राहुल गांधी के जोड़ देने के बाद ही हुआ है। राहुल गांधी इतना ना 2 करोड़ नौकरी वोकरी की बात करने लगे, मोदी जी को भी लगने लगा कि अब नहीं देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली 2 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने की बात है, ठीक है। अभी कुछ 10 लाख का बात चला है, ठीक है। लिख लेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु क्या है ये? इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, यानी केबल पे अड़ा हुआ, ठीक है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड। केबल स्टेड कहने का मतलब, अगर ऐसे ब्रिज है ना तो ऐसे केबल्स लगे होते नहीं, जिसपे ये पूरा इसका लोड कहाँ पे रहता है? वो केबल्स यानी वायर के ऊपर रहता है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले एरिया में सोलर रूफटॉप भी लगा हुआ है और नीचे कुछ और लगा हुआ है जिससे ये बिजली का उत्पाद भी करता है, ठीक है। ये वाला ब्रिज सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु क्या हो गया? इंडिया का, इंडियाज लॉन्गेस्ट। दूसरा लिखेंगे सेला टनल। एक और टनल की हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, क्या नाम है? सेला टनल। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कौन बनाया हो सकता है? बीआरओ ही बनाया होगा। और लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे अप्रैल के महीना में बीआरओ का 65 ये इनॉग्रल डे हुआ, मना है, ठीक है, बीआरओ, ठीक है, बीआरओ बनाया है। और ये बेसिकली आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। लिख लेंगे तेजपुर इन आसाम, तेजपुर इन आसाम टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तेजपुर से तवांग। तेजपुर आसाम में है और तवांग कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तेजपुर से तवांग को अरुणाचल प्रदेश में इसको कनेक्ट करता है, बीआरओ ने बनाया है। और दूसरा कि इसके बारे में एक चीज़ और की, ये 1.5 किलोमीटर का टनल है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर का टनल है। क्या इसकी खासियत है, क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट, क्या उसको बोलते हैं? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नहीं, 2 रास्ता रहता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब अगर रोड है, नहीं, ऊंचाई का तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, यही तो आपसे पूछ रहे हैं उस समय से। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल हम आपको पढ़ाए हैं। कब पढ़ाए हैं? मई के महीना में पढ़ाए हैं, ठीक है। और हम आपको बोले हैं कि लद्दाख तक को जोड़ता है उत्तराखंड से, और हम आपको पास के बारे में भी पढ़ाए थे वहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल के हम तो उसी समय आप लोग पूछे भी थे कि सेला टनल भी न्यूज़ में है। हम आपको बोले थे कि सेला टनल कुछ और है। ये वाला मैप भी आपको हम ड्रॉ किए थे कि हाईएस्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, और ये दूसरा चीज़ बना है, ठीक है। तो हाईएस्ट वाला भी आपके कॉपी में है, पढ़िएगा कि हाईएस्ट वो 16,500 फीट पे, ठीक है, 16, ये 13,000, 13,500 फीट पे ये बना है, और वो 16,500 के फीट पे है, ठीक है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल वो आपका कहाँ पे है? जो आपको उत्तराखंड से लेह तक को जोड़ता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेला टनल के बारे में, जो कि तेजपुर से तवांग, डबल लेन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल लेन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डबल लेन की, डबल लेन। मतलब डबल लेन के और भी जगह है टनल, बट 1.5 किलोमीटर टनल, यानी गाड़ी जा भी सकता है और आ भी सकता है, ठीक है। डबल लेन सुविधा इसमें दी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल लेन, ठीक है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे है ये। 2 टनल आप पढ़े हैं इस साल, एक वर्ल्ड्स हाईएस्ट और एक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल लेन, ठीक है। सिंकुला टनल याद आ गया, सिंकुला टनल पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? 16,500 की फीट के ऊंचाई पे बना है सिंकुला टनल, ठीक है।
उसमें एक पास का भी नाम हम आपको लिखाए थे कि किस पास में है ये लोकेट है। लिखेंगे अल्जायर डिक्लेरेशन, अल्जायर्स, अल्जायर समझौता क्या है ये? अल्जायर्स डिक्लेरेशन। अल्जायर डिक्लेरेशन जुड़ा हुआ किस चीज से है? नेचुरल गैस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होता है? सीएनजी, एलएनजी, सब क्या है? नेचुरल गैस ही तो है। तो अल्जायर्स डिक्लेरेशन सवाल आता है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल गैस से जुड़ा हुआ है। हुआ क्या है बेसिकली, नेचुरल गैस जो उत्पाद करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जो उत्पाद करते हैं, वैसे कुछ देश है उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उसको बोलते हैं ओपेक। उसमें ओपेक प्लस की मैं आपको चर्चा किया था कि बाद में 10 कंट्री और जुड़ता है। वैसे ही कुछ देश वैसे हैं जिनके पास नेचुरल गैस का रिजर्व है, उन्होंने अपना भी एक संगठन बना के रखा है, ठीक है। तो नेचुरल गैस वाले ने अपना संगठन का भी रिसेंट में मीटिंग किया है। अल्जायर जगह है, वहाँ पे मीटिंग हुआ था। तो अल्जायर डिक्लेरेशन पेपर में आ रहा था कि अल्जायर डिक्लेरेशन क्या है, तो नेचुरल गैस के प्रोडक्शन, उसके एक्सपोर्ट और उसके प्राइस के कंट्रोल के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले जो इन लोग का जो मेंबर है उसमें इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास उतना नेचुरल गैस का रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसका 7th समिट अभी हुआ है। अल्जायर एक आपका अफ्रीकन कंट्रीज है ये, अल्जायर्स अफ्रीकन, हाँ सिटी का नाम है, ये छोटा सा सिटी का नाम है, ठीक है। अल्जीरिया अलग हो गया, ये सिटी का नाम है, ठीक है। जैसे इसका मेंबर भी है अल्जीरिया, बोल्विया, इजिप्ट, ठीक है, ये सब इसका मेंबर भी है। इंडिया मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। ब्लू लाइन हम आपको पढ़ाए हैं, ब्लू लाइन की चर्चा अभी भी हम लोग किए हैं। ब्लू लाइन आपका पहले से बताया हुआ है। क्या हो गया? अभी हम लोग उन्नति की चर्चा कर लिए। उन्नति 2024 नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। फेम की पढ़ाया हूँ आपको, फेम के बारे में। फेम योजना पहले से किसके ऊपर, किस चीज से जुड़ा हुआ है? FAME, फेम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम आपको याद नहीं बस वाला कहानी सुनाए थे कि बस पे जो जाते हैं ऐसी बस से, उस पर फेम लिखा आता है, फेम। तो फेम सेकंड इसका ये हुआ है प्रोजेक्ट, सेकंड लॉन्च हुआ है फेम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड फेज लॉन्च हुआ है इसका। फेज लॉन्च करने का मतलब और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट CNG बेस्ड मोटरसाइकिल बनाने वाला कौन सा कंपनी? बजाज, ठीक है, ठीक है, बजाज। नहीं, इससे याद आ गया 125 सीसी आ गया, मार्केट में आ गया है। अच्छा, लिखेंगे सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। आपको हैदराबाद में एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया में, ठीक है, हैदराबाद में। सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या होता है फोर्थ इंडस्ट्री से? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? मशीन, उसके बाद स्टीम इंजन्स वगैरह, ये सब की शुरुआत हुई। फिर थर्ड जनरेशन आया। ये फोर्थ जनरेशन में हम लोग साइबर की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है।
ये कानपुर में फर्स्ट प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया है, ठीक है। कानपुर में फर्स्ट प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसमें आर्म्स एंड एमुनेशन बनाया जाएंगे, यानी हथियार वगैरह प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, बैरल्स वगैरह। लिखेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में लिख लेंगे, जैसे कि धर्मा गार्जियन पहला लिख लेंगे, कुछ एक्सरसाइज लिख लेंगे। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन किसके बीच में है? ये भारत जापान के बीच में, ठीक है। एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। अल्टरनेटिवली कभी जापान में होता है, कभी भारत में होता है, ठीक है। इस साल अगर भारत में हुआ तो अगले साल जापान में होता है। धर्मा गार्जियन उसका 5वां एडिशन हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कटलस एक्सप्रेस, बताया हुआ है आपको पहले से, कटलस एक्सरसाइज, कटलस एक्सप्रेस। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस, पहले पढ़ाए हुए हैं आपको। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा होता है। इस बार इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सेचल्स में हो रहा है ये, ठीक है, सेचल्स में एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस। यूएस का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रहा है, और सेचल्स SEYCHELS सेचल्स, सेचल्स, सेचल्स देश है, SEY सेचल्स, सेचल्स क्या बोलते हैं? सेचल, अच्छा अच्छा, इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन मेरा भी नहीं है, ठीक है। लिखेंगे तीसरा एक्सरसाइज समुद्र लक सामना, एक्सरसाइज समुद्र लक सामना। सेचल्स में हुआ है, वो एक्सरसाइज हुआ है, समुद्र लक सामना। नहीं, लक है, लक्ष्मणा नहीं है, लक्ष्मणा नहीं है, LAKSAMANA है, यही स्पेलिंग है, LAKSAMANA। अब H नहीं है तो हम कहाँ से ऐड कर दें ठीक है, H उसमें नहीं है, इंडिया और मलेशिया के बीच में, ठीक है। इंडिया और मलेशिया किस में दिया हुआ है? H दिया हुआ है, नहीं तो हम PIB से लिए हैं, अब हो सकता है PIB गलत हो, ठीक है। अब आपके ऊपर है, PIB को मानिए या एडिटोरिया को मानिए, क्या किसको मानेंगे? PIB को ही मानेंगे, ठीक है। इंडिया मलेशिया, ठीक है, हो जाता है, कहीं कहीं स्पेलिंग PIB भी गलत करता है, ऐसा थोड़ा ना, बट वो तो समुद्र से ही पता चल जाए, हम लोग को स्पेलिंग थोड़ी देखना है ना, हम लोग को कोड वर्ड। अच्छा, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, इंडिया और USA के बीच में है, इंडिया और USA के बीच में है। और लामितिये, एक्सरसाइज लामितिये, ये किसके बीच में है? इंडिया और, अभी जो आप नाम लिखे सेचल्स, ठीक है, इंडिया और सेचल्स, सेचल्स, ठीक है। एक्सरसाइज लामितिये, ये 4-5 एक्सरसाइज आपका न्यूज़ में था, ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ, ये आप अप्रैल में भी लिखे होंगे, इंडिया और USA मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। बेसिकली उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर वो एक्सरसाइज है, हम आपको बताए थे पहले भी, सुनिए इधर कि आपदा प्रबंधन से जुड़ा वो चीज़ है, ठीक है, कि कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ या डिस्ट्रप्शंस होता है तो वहाँ पे कैसे दोनों आर्मीज़ मिलके वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाएंगे, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर वो एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ है, ठीक है, इंडिया और USA के बीच में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी चर्चा में आपका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBA बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल। हाँ, 9 बड़े जो स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, टाइगर, लायन, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है, जैसे भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ही हिस्सा लेता है, ठीक है। एक आपको हम पढ़ाए हैं इससे पहले ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी भारत के कहने पे ही बना था 2016 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ बना है आपका? गुरुग्राम में। वैसे ही ये वाला ऑर्गेनाइजेशन भी भारत के कहने पे ही 2019 में बना था, यानी नींव रखी गई थी इसकी,
और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होने वाला है, भारत में ही होने वाला है, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए कैबिनेट ने अभी 150 करोड़ की स्वीकृति दी है। तो इसमें अभी हम लोग जानेंगे कि ये अलायंस है क्या बेसिकली। तो अलायंस में जो भी बिग कैट्स हैं ना, बिग कैट्स जो भी हम आपको नाम गिना है, चीता, टाइगर, लायन, उसको प्रोटेक्ट करने की बात है। तो इसका भी हेडक्वार्टर बनाया गया है, कहाँ पे, इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है कि कहाँ रहेगा वो हेडक्वार्टर, बट इसका इंडिया में ही हेडक्वार्टर होगा, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे कि ये मल्टी कंट्री अलायंस है, जिसमें मल्टी कंट्री अलायंस है, जिसमें 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज बोलते हैं, 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज। रेंज कंट्रीज कहने का मतलब इन 96 देशों में 9 प्रजाति जो हम आपको बता रहे हैं वो पाए जाते होंगे, ठीक है, उनकी संरक्षण की बात है। 96 बिग कैट कंट्रीज, 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज, 7 बिग कैट, ठीक है। कौन कौन होगा, 7 बिग कैट, ठीक है। टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा, इन सातों को बचाने की संरक्षण देने की बात है इसमें, आईबीए में, ठीक है। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था जब 2023 में मोदी जी प्रोजेक्ट टाइगर का 50 कितना साल पूरा हुआ था, कितना 50 साल जब पूरा हुआ था, उस समय इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। कब का है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973, ठीक है, 72 नहीं है, 73 है। और 72 में क्या है, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लेके आते, ठीक है। अभी इसमें क्या गिर हो गया, क्या प्रोजेक्ट गिर, गिर तो स्टार्टिंग से ही है, मतलब 70s के ही स्टार्ट, 70 के ही, हाँ 70 के करीब में। इसमें लिख लीजिएगा 16 मेंबर कंट्रीज है इसके, 16 मेंबर कंट्रीज है अभी फिलहाल में। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बस इतना ध्यान रखेंगे, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया, जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हम इसके मेंबर है, किसके, आईबीए के, इंटरनेशनल बिग अलायंस के। बट 16 मेंबर कंट्रीज है और भी जुड़ेंगे, जो इस 96 कंट्रीज है ना, इसमें के मेंबर्स और कहाँ होंगे, इसमें ऐड होंगे, ठीक है। बट ऑफिशियली अभी इंडिया, मलेशिया और जो आपको नाम लिखा है, ये अभी इसका डिक्लेयर किया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि टाइगर का IUCN स्टेटस क्या है तो क्या हो सकता है, नहीं, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड। एक और हम आपको पढ़ाए थे, किसका प्रोजेक्ट, हम लोग डॉल्फिन की बात किए थे, डॉल्फिन, उसका भी हम आपको IUCN बताए थे, इंडेंजर्ड ही बताए थे। इंडेंजर बताए थे या क्रिटिकली इंडेंजर बताए थे, इंडेंजर बताए थे, क्योंकि ऑप्शन में भी है आपके ये 69 वाले क्वेश्चन में इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, कहाँ बना है ये, पटना में ही बना है आपका, ठीक है, पटना में ही बना है, नीतीश कुमार उद्घाटन किए हैं उसका, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बना है। तभी हम लोग जब डॉल्फिन के बारे में पढ़ रहे थे, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, तभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे। और डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, भागलपुर में, ठीक है। ये दोनों आपको, और ये हम सारा कुछ आपको बता चुके हैं पहले से। और अगर पूछे आपका, हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले कि अगर डॉल्फिन के, तो हम अभी बता दिए आपको कि इंडेंजर्ड है। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से कैटेगरी में वो आता है, 1 में आता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन उसको मिलता है, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन है उसको। वर्ल्ड वाटर ये आपको बता चुके हैं।
वर्ल्ड वाटर डे का भी आपको थीम बताया है ना, क्वेश्चन में ही बताया है वर्ल्ड वाटर डे का, ठीक। 22 मार्च। अर्थ आवर 23 मार्च को सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। 23 मार्च को अर्थ आवर सेलिब्रेट हुआ है आपका। और अर्थ आवर में आपको पहले बताएं कि बेसिकली 1 आवर के लिए सभी एप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ठीक है। अर्थ आवर के बारे में एक चीज़ और लिखेंगे अर्थ आवर के बारे में। अर्थ आवर WWF ये ऑर्गेनाइज कराता है इसको। अर्थ आवर WWF इसको ऑर्गेनाइज कराता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको ऑर्गेनाइज कराता है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था 2007 में, तभी से ये पॉपुलराइज हो गया, तब से ये कंटिन्यू होते रहे, हर साल पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट करता है अच्छे से, दिल्ली सरकार। तो ऑप्शन में अगर रहेगा अर्थ आवर के बारे में कि इसको 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पहली बार इसकी 2007 में शुरुआत हुई थी। और तीसरा ऑप्शन अगर आपको रहेगा कि इस इवेंट का पर्पस ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाना एनवायरनमेंट को लेकर, तो ये सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी, ठीक है। अर्थ आवर को लेकर ये तीनों बात सही है। बेल्जियम नाम लिखेंगे। बेल्जियम दुनिया का पहला देश बना है जो इकोसाइड को नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। कौन सा देश? बेल्जियम, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है आपका, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो बेल्जियम बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री, दुनिया का पहला देश बना है जो इकोसाइड कहने का मतलब अगर इन्वायरमेंट को आप पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नेशनल क्राइम भी है और इंटरनेशनल क्राइम भी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कुछ बदमाशी आप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को खुलेआम गंगा में अगर छोड़ दे रहे हैं, उनके गंगा में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। इन्वायरमेंट से आपका बहुत क्वेश्चन रहता है। इकोसाइड, ठीक है। भारत में ऐसा कुछ कानून है क्या? नहीं है, भारत में तो खुलेआम आप जो मन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इकोसाइड, इकोसाइड, ठीक है। हाँ, एक है परख मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड देता है ना, पूछेगा परख क्या है, तो नेशनल असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें बच्चों का पूरा रिपोर्ट कार्ड रहता है साल भर का कि आप क्या आपके बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है और क्या नहीं रहा है, ठीक है। ये पूरा चीज़ उसमें रहता है। नेशनल असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड हम लोग के स्कूल में भी मिलता था। रिपोर्ट कार्ड, रेड कार्ड, ब्लू कार्ड आप लोग को मिलता था? हम लोग का ऐसा कॉपी होता था कि पूरा मेरा कॉपी रहता था, हम क्या क्या लिखे हैं और उसके ऊपर कार्ड लगा होता था और उसके ऊपर कलर रहता था। अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्म किए 90% के ऊपर तो सिल्वर कार्ड, और उसके नीचे अगर है 80 to 90 में तो मेरा ग्रीन कार्ड, और 70 के बिलो रहता था तो ब्लू कार्ड, और उसके नीचे येलो भी रहता था। तो जनरली हम ब्लू में रहे हैं और सिल्वर कार्ड नहीं, रेड में तो हम नहीं आए हैं, सिल्वर में भी नहीं आए हैं। ग्रीन हम एक बार लिए थे, ठीक है, 80% आया था मेरा, और सिल्वर सपना था बट आया नहीं कभी, ठीक है। हाँ नहीं हाँ। एक लिखेंगे होमोसेप एटम, होमोसेप, हाँ, सीवर को साफ करने वाला ये रोबोट है। सीवरेज जो होता है, मैन होल टैंक जो होता है सीवरेज, उसको साफ करने के लिए रोबोट डेवलप किया गया है, होमोसोप। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल। ये पुराना न्यूज़ है, मैं इसे बता रहे हैं।
तो केरल है, बट ये होमोसैप एटम एक रोबोट है जो सेप्टिक टैंक को क्लीन करता है। एक स्टार्टअप है सोलिनास, वो इसको बनाया है, ठीक है। सोलिनास उस स्टार्टअप का नाम है, कंपनी का नाम है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको रिकग्नाइज करता है, डीपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये कंपनी है सोलिनास। उसने इस रोबोट को डेवलप किया है जिसका काम है सेप्टिक टैंक को क्लीन करना, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपका न्यूज़ में था, क्यों? कलपक्कम के वजह से। कलपक्कम में हम लोगों ने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना के रखा है, 2006 में ही बनाए थे मोदी जी। उसमें अभी उसका जो रॉ होता है मटेरियल, फ्यूल जो होता है, वो डालने गए थे, ठीक है। क्या हो गया? मोदी जी सुन लेंगे तो बोलेंगे तेल डलवा रहा है हमसे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करते हैं थोड़ा सा कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या कैसे होता है। हो सकता है आपके मेंस में भी ये सवाल आएगा कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम मेंस में आएगा आपके, ठीक है। डॉक्टर जहांगीर भाभा, ठीक है, उन्होंने 1950 में इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रखा था, न्यूक्लियर बेसिकली प्लान बनाया था कि 3 स्टेज में इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव करेगा। न्यूक्लियर एक एनर्जी है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करके, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, जिससे पॉल्यूशन नेग्लिजिबल होता है, जीरो नहीं नेग्लिजिबल होता है, यानी कुछ तो होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम लोग बाहर से मंगवा के लगवा दिए। तो टेक्नोलॉजी नहीं था मंगवाया, लेकिन उसमें खपत के लिए उसका रॉ मटेरियल चाहिए आपका यूरेनियम 231, ठीक है। यूरेनियम रहेगा तभी वो चलेगा, तभी वो जलेगा, तभी उससे बिजली की उत्पाद होगी, यानी उससे हीट स्टीम बनेगा और उस स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन वगैरह को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है। यूरेनियम हमारे पास मात्र 2.5% के करीब था, हमारे पास उपलब्ध था नहीं तो। और हम लोग सभी जानते थे कि फ्यूचर हमारा है किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का। तो डॉक्टर जहांगीर बाबा ने ये प्लान बनाया कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया। तो उनको ये पता चला कि भारत के पास यूरेनियम तो नहीं है लेकिन थोरियम है। थोरियम आपका केरला में मोनोजाइट सैंड में, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, और भी जगह पे है, ठीक है। तो 4-5 राज्यों में थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये बात उनको पता था। थोरियम यूज करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर एडवांस चाहिए, आपको बहुत एडवांस लेवल का चाहिए, अभी तक हमारे पास नहीं है। दुनिया में बहुत लिस्ट कंट्रीज है, ऑपरेशनल पूरी तरीके से किसी के पास नहीं जो थोरियम बेस्ड मटेरियल को यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाए। भारत के पास भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको बनाना थोरियम से है, क्योंकि थोरियम हमारे में भर के मात्रा में है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि हम पहला 3 स्टेज उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने बोला कि हम 3 स्टेज में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे। पहला स्टेज में हम करेंगे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर रशिया की मदद से, अमेरिका की मदद से, अन्य देशों की मदद से भारत में स्टैब्लिश करेंगे। और किया हम लोगों ने अलग अलग जगह पे 22 जगह न्यूक्लियर रिएक्टर अभी हमारे यहाँ लगे हैं। काकरा, एक आप पढ़े होंगे क्या, तारापुर। तारापुर कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र। पहली बार वहाँ लगाया गया था, उसमें बहुत अलग अलग यूनिट है। और कहीं लगाया गया है क्या, नरोरा कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कैगा, कैगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। और कोई नाम बताइए, हाँ ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये सब जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। तो ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, नहीं तो केवल और केवल हेवी वाटर रिएक्टर है, फर्स्ट स्टेज के हेवी वाटर रिएक्टर है। यानी ये सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या डलेगा, उसमें यूरेनियम डलेगा। ये सब फर्स्ट स्टेज के हैं, इस वाले स्टेज के, और उसमें रॉ मटेरियल आपका कैसा होगा, यूरेनियम होगा। अब चूंकि ये भी है हमारे पास है ही नहीं, तो प्रॉब्लम का बात है। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से। इंपोर्ट हम कर नहीं सकते हैं, आपको एक दिन हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ाए थे, क्योंकि जिसके पास भी यूरेनियम का रिजर्व है उसको देने से मना है। और हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा है, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कुछ याद आ रहा है। और उसमें नियम है कि जैसे हम लोग पोखरण की जब चर्चा कर रहे थे, वही आपको बताए थे कि पोखरण के बाद उन्होंने ये साइन कर दिया था, अलायंस बना लिया था कि न्यूक्लियर NPT जो साइन करेगा उसी को न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ हम लोग मटेरियल देंगे, ठीक है। NPT भारत नहीं साइन करता है, क्यों, क्योंकि बोलता है NPT में ऐसा बोला गया है कि आपको न्यूक्लियर जो आर्म्स है उसको खत्म करना पड़ेगा। हम लोग क्यों करें भाई,
तो हम लोग को दुनिया भर से यूरेनियम नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने अमेरिका को मनाया कि भाई गुस्सा मत करो, अब तो हो ही गया, 2-3 बार हम लोग टेस्ट कर लिए, एक बार 1974 में और 1998 में, अब तुम क्या ही कर सकते हो, बम फूटना था फूट गया, अब हो गया बात, बुलाते हम लोग। तो वहाँ के प्रेसिडेंट को हम लोग बुलाए, कहाँ, अपने यहाँ। पहले हम लोग गए कि सुनिए एक काम करिए, आप आइए, हमारे यहाँ होली है, ठीक है, और ये सच में स्टोरी नहीं है, मजाक नहीं, और उनको हम होली में इन्वाइट किए, निल्सन या विल्सन कुछ थे, ठीक है। तो होली में हमने उनको इनवाइट किया और होली में आए, और यहाँ जयपुर में उनको स्पेशल होली खिलाया गया, तो काफ़ी खुश हो गए, बोले होली तो अच्छा रहा। होली अच्छा रहा तो हम लोग ले गए पेपर कि अब होली अच्छा रहा तो एक एग्रीमेंट भी साइन करिए, आप एग्रीमेंट में साइन करके कहिए कि अब आप हमको न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, चूँकि हम पे 1998 में जैसे हम लोग सेकेंड न्यूक्लियर अपना टेस्ट किया था पोखरण 2, तो हमारे पूरी दुनिया भर में हम पे क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन, कि भैया अब इंडिया को कोई न्यूक्लियर मटेरियल देगा ही नहीं, यूरेनियम रहेगा ही नहीं, तो हम लोग बनाएंगे कहाँ से, ना एनर्जी की उत्पाद होगी और ना ही न्यूक्लियर वेपन बना पाएंगे। तो 2006 में ये एग्रीमेंट अमेरिका से हमारा होता है, तो अमेरिका खुश, बोला ठीक है हम कुछ तुमको रियायत देते हैं, जाओ कुछ देशों से तुम खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये डील सिविल न्यूक्लियर डील बोलते हैं 2005 का, ये बहुत सक्सेसफुल डील रहा है, बहुत बार पूछता भी एग्जाम में, सिविल न्यूक्लियर डील 2005-6 का अमेरिका के साथ हम लोग किए थे। इस डील का उद्देश्य यही था कि जो प्रतिबंध लगा था उसके बाद विदाउट साइनिंग एनपीटी, अमेरिका ने बोला कि ठीक है तुम साइन नहीं करो, तुम भी जिद्दी आदमी हो भाई, मानोगे नहीं, तुम साइन मत ही करो, तुम जाओ खरीद लो कुछ देशों से, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि तुम्हारे पास जितने भी सिविलियंस यूज किए हैं, यानी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिसमें तुम एनर्जी के उत्पाद करते हो, उसको तुम इंटरनेशनल एनर्जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसके निगरानी में रखो, ताकि हम ये देखें कि ईरान की तरह तुम भी कहीं एनर्जी के नाम पे यूरेनियम खरीदो और पता चला एक नया बम बना लो, ठीक है। तो उसकी निगरानी, बोले कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब बम बनाओगा हम बना लेंगे, हम इसकी निगरानी में दे देते हैं। तो 2006 के बाद, इस डील के बाद हम लोगों ने अपने जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसको IAEA, ठीक है, इसकी निगरानी में हम लोगों ने दे दिया। ये बस चेक करता है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह ठीक काम कर रहा है या नहीं, या फिर आप कोई गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है। जैसे ईरान पे बार बार लगता है कि यूरेनियम लेकर ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ठीक है, इस वजह से काटसा में ईरान को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है, ठीक है, अमेरिका। तो ये डील हुआ, सक्सेसफुल डील रहा, उसके बाद इंडिया को मिलना शुरू हुआ, इसलिए अभी इंडिया का लगभग 2.5 कंट्रीब्यूशन है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का टोटल में। अभी हम लोग उसको चाहते हैं 60% तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब 60% ले जाने के लिए दूसरे देश के भरोसे तो नहीं रह सकते, ये तो थोड़ा बहुत दे रहा है, आजकल नहीं भी दे सकता है। उसके बाद फ्रांस से हमको मिलने लगा, ऑस्ट्रेलिया से मिलने लगा, न्यूजीलैंड से मिलने लगा हमको, उज्बेकिस्तान से मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद मिला, उसके बाद बात हुआ कि यहाँ तो हो गया, लेकिन उन्होंने प्लान किया, किसने, भाभा जी ने, जहांगीर बाबा ने, कि आने वाले समय में 15-20 साल बाद जब हम लोग सेकेंड स्टेज की शुरुआत करेंगे, यहाँ पे हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसको बोलते हैं FBR। रिएक्टर बनाना है यानी नया तकनीक है, जो पहले हेवी वाटर पे चलता था, ये फास्ट ब्रीडर होगा। इसमें होगा फायदा क्या, यहाँ जो यूरेनियम यूज हो रहा है, तो यहाँ जो यूरेनियम यूज होता था ना, इसका एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, इस मशीन में डालने के बाद इसमें एक वेस्ट मटेरियल आपका प्लूटोनियम निकलता है, ठीक है। प्लूटोनियम डिग्रेडेड मटेरियल होता है, ठीक है, ये निकलता है। इन्होंने कहा कि यही प्लूटोनियम हम लोग इसमें यूज करेंगे, किसमें, सेकेंड वाले में, FBR में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो अभी तक जो हमारा 1950 से जितने भी रिएक्टर्स अभी 2024 तक हम लोगों ने बना के रखा था, एनर्जी का उत्पाद कर रहे हैं लगातार, 22 रिएक्टर से सबके यहाँ एनर्जी उत्पाद हो रहा है, ठीक है, और लगभग 2.5% एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर माध्यम से। उस 2.5% एनर्जी प्रोड्यूस करने में हम लोगों ने आज तक प्लूटोनियम तो बहुत सारा बना लिया होगा वेस्ट मटेरियल के तौर पे, तो उसको हम लोग फेंके नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को आप फेंक नहीं सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर खुद एक आइसोटोप है और खुद वो रेडिएटिंग एलिमेंट है, अगर कहीं छोड़ देंगे रेडियो एक्टिव तो पूरा जगह पॉल्यूशन ही कर देगा। उसका पॉल्यूशन जानते हैं ना किस तरह का होगा, आपको बीमार कर देगा, आपको पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। तो उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। उसको इसके लिए प्रॉपर एनर्जी एक एजेंसी बनाई गई है, वो हर दिन जितना भी प्लूटोनियम बचता था उसको जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, कि बाबा साहब ने बोल के रखा है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब भी बनेगा उसमें हम यूज करेंगे ये वेस्ट मटेरियल। जब ये हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन जाएगा तो इसमें हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। और इसकी एक खासियत और क्या है, दूसरी खासियत ये कि नाम में ही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी जितना ये एनर्जी लेता है उतना ही ये प्रोड्यूस भी कर देता है। यानी कहने का मतलब जितना प्लूटोनियम यहाँ वेस्ट वाला आप इसमें डाल रहे हैं उतना ही प्लूटोनियम ये आपको क्या कर देगा, बना के भी दे देता है, ठीक है।
तो ये अच्छा मशीन है ना, बट ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, सबके पास नहीं है, भारत के पास भी नहीं था। इसी को लेकर 2006 में भारत ने कलपक्कम जो आपका तमिलनाडु में है वहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की नींव रखा, ठीक है, 2006 में, कि अब समय आ गया है सेकेंड स्टेज में जाने का। तो रिएक्टर बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ, रशिया वगैरह से हम लोगों ने हेल्प लिया और वहाँ पे हम लोगों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए। और उसकी अभी जो पूरा इंजन बन के तैयार हो गया था, उसमें मार्च में मोदी जी जाके क्या किए हैं, यही प्लूटोनियम जो तेल आप बता रहे थे वही उसमें डाले हैं, ठीक है। तो उसमें डाला गया है, तो वो अब क्या करेगा, वो अब प्रोसेस स्टार्ट करेगा, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू होगा। इट मीन्स अगर आपसे सवाल पूछे कि क्या इंडिया सेकेंड स्टेज में अब पहुंच चुका है, तो यस, इंडिया इज नाउ इन सेकेंड स्टेज, नॉट इन फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद इंडिया सेकेंड स्टेज में आ गया, लेकिन हमको जाना कहाँ है, थर्ड स्टेज में जाना है। तो ये तो अभी हम लोग इसकी शुरुआत की है, ये प्रोटोटाइप बनाया गया है, मतलब प्रोटोटाइप एक मॉडल बनाया गया है, डेमो मॉडल। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो ऐसा ऐसा मॉडल पूरे इंडिया में लगा देंगे, तब हम लोग, जब ये सक्सेसफुल होगा तब हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से क्या करेंगे, एनर्जी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लूटोनियम हमको मिलेगा वेस्ट के तौर पे, ठीक है। ये प्लूटोनियम हम लोग जब थर्ड स्टेज में जाएंगे, ये प्लूटोनियम हमारा मदद करेगा थोरियम को, ठीक है, थोरियम को यूटिलाइज करने में। तो थोरियम हमारा डायरेक्ट थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लूटोनियम के साथ मिक्स होकर यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो थोरियम जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब तो किसी पे डिपेंडेंट रहने की भी जरूरत नहीं है, थोरियम भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, जहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेकेंड स्टेज हमारा शुरुआत हुआ है, जिस वजह से ये पूरा न्यूक्लियर एनर्जी आपका न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये मेंस में भी पूछेगा, पीटी में भी पूछेगा, जो भी सवाल आए आप बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझे या नहीं, समझ गए ना। वेस्ट क्यों लेंगे जब यूरेनियम डाल के, अभी हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है भी नहीं, अभी हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेज का हेवी वाटर है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर में आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, यूरेनियम चाहिए। तो हाँ, तो सेकेंड वाला भी हम लोग डेमो बनाए हैं, सक्सेस नहीं हुए हैं, सक्सेस होंगे उसके बाद ना, तब हम लोग प्लूटोनियम लेंगे। और वैसे भी प्लूटोनियम हमारे पास पड़ा हुआ है ना, इतना वेस्ट है, और जितना हम लोग डाल रहे हैं उतना हमारा रिप्रोड्यूस भी तो हो जा रहा है, तो हमारा नीड कहाँ रह गया। प्लूटोनियम जो सेकेंड स्टेज में आप डाल रहे हैं उतना तो आपको रिप्रोड्यूस करके दे रहा है, यही तो फायदा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कॉस्टली होता है, ठीक है, और इसको हैंडल करना बड़ा टफ होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फटा, पूरा देश समा के ले जाएगा अपने में, ठीक है, ये इसका नुकसान है। नरोड़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काकरापड़ कहाँ पे है, गुजरात में। कुंडकुलम तमिलनाडु, कुंडनकुलम, और ये एक हम अभी आपको क्या नाम, कलपक्कम तमिलनाडु में। सर्वावैक के बारे में बता दिए हैं, पहला का इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस सर्वाइकल कैंसर के लिए दवा बना है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये हम आपको बता चुके हैं। सर्वावैक, पुष्पक विमान, ये भी आप सुने होंगे, पुष्पक, इसरो नहीं, हाँ, रावण का ही विमान है। तो पुष्पक हम लोग का इंडिया का रीयूजेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, इसका इसरो ने टेस्ट किया है, ठीक है, कि हम लोग जो रॉकेट से जो लॉन्च करेंगे उसके बाद वो फिर से क्या हो जाए, क्या चीज़, पुष्पक क्या है फिर, सॉफ्ट लैंडिंग पुष्पक की हो रही है ना, क्या था रोमी वन, क्या फर्स्ट रीयूजेबल बताए थे हम रोमी वन के बारे में। और इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, अच्छा इसका पुष्पक के बारे में, पुष्पक के बारे में यहाँ दिया हुआ है, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रही है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पुष्पक की चर्चा हो रही है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसरो कंडक्टेड पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, ठीक है। रोमी वन में हम आपको कुछ और बताए थे, क्या बताए थे, नहीं वो एंटी रेडिएशन वो अलग था, एंटी रेडिएशन अलग था, रुद्रम वन अलग था। देखिए नोट्स में आपके है, खोल के तो देखिए एक बार, हाँ उसमें कुछ और, लॉन्च व्हीकल ही है, उसी का ये टेक्नोलॉजी है, मतलब उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है, उसका नाम है पुष्पक, ठीक है।
ये भी व्हीकल है, पुष्पक व्हीकल, रूमी 1 भी है और ये पुष्पक भी क्या है आपका रीयूजेबल व्हीकल ही है, ठीक है, ये भी इसरो का ही है, ठीक है, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। क्लाइमेट चेंज तो उसमें हम ये बताए थे कि उसमें एक सैटेलाइट भेजे थे जो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा। एक ऐप है, यही हो सकता है आपके पेपर में आए, हो सकता है ऐप में सब ऐप ना पूछ के यही ऐप आपसे पूछे, सखी ऐप, ठीक है। क्या है, क्या हो गया, क्या ये सखी, नहीं नहीं वुमेन एम्पावरमेंट से नहीं है, सखी ऐप के बारे में जानेंगे, SAKHI, ठीक है। ये बेसिकली बनाया गया है जो गगनयान मिशन है ना, गगनयान मिशन में जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, कहाँ पे 400 किलोमीटर के हाइट पे जो जा रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली उनके लिए ऐप को डेवलप किया गया है। ये ऐप उनको दिया जाएगा और उनमें बेसिकली उनके बॉडी टेम्परेचर्स, उनके नर्व सेल्स, उनका हार्ट बीट, पल्स बीट, ये सारा चीज, ठीक है, ये मेजर करके उनको बताते रहेगा, ठीक है। तो ये आपका विक्रम साराभाई स्पेस रिजर्वेटरी सेंटर जो थुम्बई में है, केरला थुम्बई, उसने इस चीज को डेवलप किया है, सखी ऐप को, गगनयान मिशन के क्रू मेंबर्स के लिए, ठीक है, 4 क्रू मेंबर्स ऑफ गगनयान, ठीक है, 3 क्रू मेंबर जो होंगे उनके लिए, और उनके बॉडी को ये मॉनिटर करते रहेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले। इसमें बेसिकली ये भी है कि जैसे ये लोग अपना स्पेस जर्नी में रहेंगे तो कुछ कुछ इनको रिकॉर्ड करना होगा, जैसे इन्होंने कुछ देखा कि हाँ ये अच्छा मोमेंट है, तो ये जो भी बोलेंगे उसको टेक्स्ट के फॉर्म में ये सारा रिकॉर्ड करते जाए। जैसे कि एरोप्लेन में आपका एक कॉकपिट होता है ना, उसका कलर ऑरेंज होता है, नहीं ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज होता है, तो ब्लैक बॉक्स में होता है ना सारा इन्फॉर्मेशन कैच रहता है, वैसे ही इनकेस फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो तो इनके जर्नी का सारा इन्फॉर्मेशन वो सारा कहाँ रहेगा, डिटेल्स उसमें रहेगा, ठीक है। और इनके बॉडी का जो भी पल्स रेट वगैरह रहेगा कि हाँ भाई आपका इतना तापमान है, अभी इतना टेम्परेचर है, ये रेगुलेट हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इनको क्योंकि डिस्प्ले में दिखते रहता है इनके, ठीक है, तो ये सारा इनको इन्फॉर्म करते रहेगा। तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुंडई उसने ये डेवलप करके इसको दिया है, किसके लिए, गगनयान मिशन के क्रू मेंबर्स के लिए, ठीक है। हाँ, एक है स्टेशन शिव शक्ति पॉइंट हम आपको बताए थे, चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडिंग साइट है उस साइट को बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्योंकि ये नेम प्रधानमंत्री ही सजेस्ट किए थे कि उसको शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया जाए, तो उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है, उस लैंडिंग साइट वाले पोजिशन को, ठीक है, जहाँ पे विक्रम लैंडर हमारा लैंड किया था। और चंद्रयान 4 मिशन भी हमारा इसी से रिगार्डिंग है कि चंद्रयान 4 मिशन में हम लोग वहाँ से सॉइल लेकर आना चाहते हैं, और 2035 में हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन, ठीक है। और कोई मिशन, और गगनयान मिशन हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही कि 3 क्रू मेंबर्स भेजने वाले हैं 400 किलोमीटर के हाइट पे, उनका नाम भी हम आपको एक दिन बताए थे। ये नहीं 3 वो 4 है, 4 इंट्रोड्यूस किए हैं, बट 3 क्रू मेंबर्स वो जाएंगे, ठीक है। और उसमें से हम एक आपका नाम बताए थे जो अभी अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं जाके, शुभांशु शुक्ला जो अमेरिका के एक मिशन के लिए चुने गए हैं, ठीक है, वो भी जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो इस मिशन के हिस्सा हैं, ठीक है। ये पेनिसिलिन के बारे में आज पढ़ा है, इंडिया फिर से पेनिसिलिन जी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहा है बहुत सालों बाद, अभी तक बंद था, ठीक है, पेनिसिलिन का मैन्युफैक्चरिंग, ये हम आपको बताए हैं पहले भी। याओंडे डिक्लेरेशन ये लिख लेंगे, ये मलेरिया के लिए, याओंडे डिक्लेरेशन टू फाइट टू एंड मलेरिया, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी समिट किया था, टू एंड मलेरिया, मलेरिया से जो मृत्यु हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए। बेसिकली मलेरिया आपका अफ्रीकन कंट्री में बहुत प्रेवलेंस है, तो ये समिट वगैरह भी अफ्रीका में ही होता है।
और इसमें बोला गया है कि अफ्रीका के जितने भी मेंबर कंट्रीज है अफ्रीकन यूनियन के, वो अपना 15% बजट वो दें ताकि WHO मलेरिया को पूरी तरीके से अफ्रीका रीजन से ख़त्म कर दे। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन जब होता है तो आपके हाथ पे एक इंक लगता है, इनएडिबल इंक, ठीक है, तो उसके बारे में भी जानिए। उसको जो इंक रहता है वो किसी से बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट से बना रहता है, वो हटता नहीं है, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस पे आता है उसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, ठीक है। उसको बनाता कौन है पता है? वार्निश एक कंपनी है, वार्निश, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एस्टैब्लिश वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वही वो बनाता है, ठीक है। हर साल ऑर्डर उसी को मिलता है, तो इस साल उसको ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिला था, ठीक है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन था। तो लिखेंगे इनएडिबल इंक के बारे में, ठीक है। मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, मैसूर पेंट, मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, ये बनाता है उसका, मतलब उसका मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। बेंगलोर का ये कंपनी है। सिल्वर नाइट्रेट होता है, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट हटता कैसे हाथ पर से? वो एक क्वेश्चन था कि इनएडिबल इंक के बारे में, क्वेश्चन सुनिएगा, इनएडिबल इंक के बारे में 4 कथन दिया हुआ था, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। 4 कथन दिया होता है कि इनएडिबल इंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला, इनएडिबल इंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। दूसरा कथन था, इसको बनाने वाला, जो अभी आप कंपनी का नाम लिखे, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और तीसरा इसका ऑप्शन था कि ये जो है हाथ से आपका तब हटता है, ये जब आपके सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट था। और चौथा स्टेटमेंट था कि ये आपका हाथ से तब हटता है जब जिस जगह पे फिंगर पे लगा होता है वहाँ के सेल और टिश्यू जब डेड हो जाते हैं और जब नए सेल टिश्यू ओरिजिन होते हैं तब वो वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? सही है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि वो हटता नहीं है, वहाँ के जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप देखते होंगे 4, 5, 6, 7 दिन में वो हटता है, वो वहाँ पे नया आपका दिखता नहीं आपको स्किन, बट वो नया पे सेल वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। ये भी चौथा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था उसमें, ठीक है। गांव में लोग पपीता लगा के छुड़ा लेते हैं। दूसरा लिखेंगे स्टैचू ऑफ वेलोर, स्टैचू ऑफ वेलोर, VALOUR, स्टैचू ऑफ वेलोर, ठीक है। इस असम में इनॉग्रेट किया गया है, 125 फीट का स्टैचू है ये, स्टैचू ऑफ वेलोर। वेलोर यानी, वेलोर कहने का मतलब हो गया करेज, मतलब साहस, हिम्मत, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लीडर पे है, बड़पुखन, ठीक है, बड़पुखन लीडर है। हम आपको बताया था ना अहोम किंगडम के बारे में, मोइडम जहाँ का रिकॉग्नाइज हुआ है, तो उसी किंगडम के ये एक पार्ट है। तो इनके ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज करते हुए अहोम किंगडम के, तो इनका स्टैचू भी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। अहोम जगह भी है वहाँ पे, अहोम किंगडम, जोरहट जगह है आसाम में, जोरहट, ठीक है, जोरहट, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्योंकि कुछ ही स्टैचू है इंडिया में, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ पे है ये? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है। किसके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है? रामानुजाचार्य, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का। अभी कहीं स्टैचू टूटा भी है किन्हीं का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य, मध्य प्रदेश, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश में है ये। और ये स्टैचू ऑफ वेलोर अभी हम आपको बताएं, 3-4 स्टैचू है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये भी मार्च में आया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 रैंक है भारत का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फिनलैंड इसमें टॉप पे है, फिनलैंड सबसे
खुशहाल देश है, ठीक है, खुशी बहुत है वहाँ पे। फिनलैंड में मेल पॉपुलेशन कम है, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ की सरकार आपको पैसा देती है कि आप 2 से 3 महिला से शादी करें ये ताकि पॉपुलेशन इतना कम है मेल का। हाँ, तो मंथली जैसे यहाँ स्टाइपेंड मिलता है ना कि आपको काम करने, आप ये काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो ऐसे ही राहुल गांधी भी ऐसा कुछ स्कीम लेकर आएंगे हम लोग के लिए, उन्हीं सब उम्मीद है। नहीं, लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है इसको, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, ये इसको जारी करता है। 126 रैंक है इंडिया का 143 देशों में, नहीं 143 देश में 126 रैंक है। फिनलैंड आपका टॉप कंट्रीज है इस बार का, यही रहता है इस बार का, क्या है, 7वां बार यही टॉप किया है, 7th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है। तो इसके लिए तो कंफर्म रहिए कि फिनलैंड ही एक खुशहाल देश है, अभी रीजन बता ही दिए, खुश रहे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉल्यूशन नेटवर्क, ये आपका मार्च का न्यूज़ था। और देख लेते हैं कुछ न्यूज़ अगर होगा तो आपको बता देते हैं। हम आपके लिए जैसा अभी हम आपको बताए हुए संविधान हत्या दिवस पढ़ाए थे हम आपको 25 जून, वो इमरजेंसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सेम डे पे इमरजेंसी लगा था। ठीक है, हम इससे चेक कर लेते हैं आपका क्या क्या छूटा है। 1 मिनट। भारतीय न्याय संहिता हम आपको पढ़ाए हैं, 1 जुलाई को लागू हुआ था, हम आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल्स पढ़ाए हम आपको, लिखाए हैं, बस आप वेरीफाई करते जाइएगा। हम ये बुक लेकर आए हैं, मतलब देख ले रहे हैं, और भी किताब में आपका कुछ छूटा नहीं है। जो ये भी पढ़ाया आपको, रुद्रम 1 मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल पढ़ाया हुआ है आपको। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ाया हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा चुके हैं। SCO के बारे में पढ़ाए हैं, 10th मेंबर उसका बेलारूस पढ़ाए हैं, SCO के बारे में क्वेश्चन भी कराए हैं आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज हम लोग चर्चा कर लिए हैं, UCC, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी चर्चा किए हम लोग। ये सब एडिटोरिया में बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, हालांकि हम लोग मंथ वाइज किए हैं, तो हम देख रहे हैं बस कि हम लोग जो किए हैं वो हुआ है या नहीं, ठीक है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल हम लोग बहुत पहले चर्चा किए हुए हैं ना, कहाँ पे, मैक्सिको में, मैक्सिको में, ठीक है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी चर्चा किया हुआ है आपसे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चर्चा किए हैं हम आपसे, ठीक है। अभी हम लोग आपसे पूछ रहे थे कि 159 और 169 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भी हम लोग जस्ट अभी ध्यान में। स्टेशन शिव शक्ति इसमें भी दिया हुआ है, ये हम लोग अभी मार्च में पढ़े कि इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, लैंडिंग साइट है। क्या 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 चीज़ पहला? अच्छा, गगनयान मिशन के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं, 3 क्यू मेंबर्स 400 किलोमीटर्स, ठीक है। गगनयान मिशन में एक चीज़ और जो यहाँ पे दिया हुआ है, LVM-3 रॉकेट का यूज होने वाला है, ठीक है। LVM-3 रॉकेट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कितने देशों का कोलेबोरेशन है? एक तो नासा है उसमें, दूसरा कनेडियन स्पेस एजेंसी है, और तीसरा उसमें आपका रशिया भी है, आपका उसमें रशिया भी है, और कोई भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यही 4 है, ठीक, यही 4 है, ठीक है। तो ये है बेसिकली लगभग 1996-7 के करीब में इसको बनाया गया था, और ये भी आपका 400 किलोमीटर के एवरेज स्कोर पे, क्योंकि हर जगह स्टैटिक नहीं रहता है, बट 400 किलोमीटर की रेंज है, वहाँ पे ये स्टैब्लिश है, ठीक है।
बिम्स्टेक भी आपको बताए हुए हैं हम, बिम्स्टेक भी, कच्चा तेवी आइलैंड के बारे में पढ़ा चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4th एडिशन बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। इजराइल हमास वॉर में ऐसा कुछ है नहीं, इतना तो हम लोग चर्चा करते हैं, अभी मैप भी हम लोग इसका पढ़ ही लिए इजराइल हमास वॉर के बारे में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कोर यही है कि 1/3 रिजर्वेशन है और डिलिमिटेशन जब 2026 के बाद हो जाएगा तब वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसका 2 ही प्रोविजन है जो एग्जाम में पूछता है, हालांकि बहुत डिटेल में दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 2 ही प्रोविजन है, 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, कहाँ पे, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और यूटी जहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि जम्मू कश्मीर और आपका पुडुचेरी और न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इसका 3 तत्व ये। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिटेल में आपको बताए हैं, पाँच कौन कौन क्राइटेरिया है उसका सारा हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। हो सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए, उसमें किस किस राज्य को मिला हुआ है वो पूछेगा, और दूसरा पूछेगा उसका कौन कौन सा कैटेगरीज है, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। क्योंकि आप जब भी ऑनलाइनर आप खरीदेंगे ना तो आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ आपको सारा चीज़ है, वही हम देख रहे हैं। पीएम जनमन योजना हम चर्चा कर चुके हैं, 75 पीवीटीजीज के भी हम लोग चर्चा किए थे, उस समय हम लोग आपको एक कमिटीज़ का भी नाम बताए थे, कोई कमेटी बताए थे आपको, कुछ कमेटी याद है पीवीटीज के लिए? नहीं, टीवी सोमनाथ, हाँ, देवर कमेटी की चर्चा किए थे, देवर कमेटी जो पीवीटीज के बारे में बात किया था, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा आपको हम बता ही दिए कि सितंबर 2023 में ये लॉन्च हुआ है। पहला यूटी आपका बना है जम्मू कश्मीर जो इसको लागू किया है, और तीसरा कि ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स और आर्टिशियंस जो होते हैं उनके लिए लोन्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने की बात है। और बेसिकली इसमें 18 ट्रेडिशनल सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ये ध्यान रखेंगे कि 18 सेक्टर्स, पूछेगा कितने सेक्टर्स में लोन दिए जाने हैं, तो 18 सेक्टर्स, जैसे उसमें कुछ ट्रेड स्मिथ होंगे, कुछ लकड़ी का काम करते होंगे, कुछ साइकिल वाइक कारपेंटर वगैरह, ये सब उनको लोन्स देने की बात है, ठीक है। हाँ, ये नहीं बताया आपको, ये भी मार्च का ही न्यूज़ है, ये इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट को लेकर एक नया कानून बना था, उसमें पैनल के मेंबर 3 मेंबर होंगे, उसमें कौन कौन होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। ये तीनों इसके मेंबर हैं, उन तीनों का जो नाम रिकमेंड होगा उनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो इस कानून में यही बात लिखा हुआ है, और इस कानून के बाद 2 लोगों का नियुक्ति भी हुआ है, ठीक है, 2 लोगों को रिसेंट में नियुक्ति किया गया है, ठीक है। पंजाबी है, कोई ज्ञानेश्वर सुखियाल करके कुछ नाम है, ये दोनों ऑप्शन में आया भी था कहीं पे, दोनों का नाम आपसे पूछ लिया था, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, और 2-3 थीम बस बचा हुआ है आपका, ठीक है, ठीक है। लगभग आपका करंट अब होने पर है, ठीक है, क्योंकि समराइज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले बताया ना कि एंड नहीं होता है किसी चीज़ का, हम लोग पास अभी इतना टॉपिक है कि अभी हम लोग बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जहाँ से नंबर बन जाए और जहाँ से एंड हो। एंड नहीं होगा तो फिर पता चला ये तो भी परेशान हो जाएगी कितना क्लास पढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम समराइज के ही मूड से हैं कि कितना जल्दी समराइज करें चीज़ों को, तो इसलिए हम आपको जैसे आज मार्च कराए ना, तो ऐसे 2-3 थीम भी एक्स्ट्रा करा दिए। कल भी हम आपको स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह करा के कुछ जनवरी फरवरी आपको करा देंगे, तो आपका इधर डिटेल्स जनवरी टू अगस्त हो गया, और थीम बेस्ड भी आपका वन लाइनर भी करा दिए, फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड ये वगैरह हो गया। तो अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अब आप इस कैपेसिटी में है कि 20 से 22% कर लेंगे, ठीक है। और 6-7 क्वेश्चन रैंडम ही आते हैं जो किसी के बस का नहीं होता है, ठीक है, वो टीचर को भी नहीं पता है। हाँ, वो तुक्का या गेस वर्क जो हम लोग इतना दिन के क्लास में चर्चा किए, उसमें एक आपका एक हैबिट गेस वर्क भी डेवलप हुआ होगा कि कहाँ से चीज़ों को रिलेट करना है, क्लाइमेट से, या फिर किस राज्य का ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आपको रिलेट करना है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ आपको रिलेशन सीखना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्लास को एंड करते हैं। अभी सारा कुछ बता दिए, अभी हम बताएं एक बार एक दिन क्लास में करवा दीजिए सर।
कल बोले तो है कि रिपोर्ट्स में आपका स्पोर्ट्स अवार्ड और रिपोर्ट्स, हम आपका काम आसान करने के लिए हम बोर्ड पे आपको लिख के हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि आपका ये चीज़ न छूटे। और हम आपको ये भी बोले हैं कि अपॉइंटमेंट आपको खुद पढ़ना है, सुने हैं कि नहीं? अपॉइंटमेंट आपको खुद पढ़ना है। अब जो आपको मार्केट में एडिटोरिया वगैरह जो मिल रहा है, आप एक आप ले लीजिए आप, ठीक है? एडिटोरिया ही ले लीजिए अगर स्पीडी नहीं लेना है तो, और उससे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है आपका, जो आपका आप पढ़ेंगे ना, वो आपको लगेगा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको सारा फैक्ट्स लगेगा कि हम कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ये सारा चीज़।